देखती आंखों सुनते कानों को अशरफ अली बस्तवी का आदाब। मेरे साथ फ्रेम में जो आपको नज़र आ रहे हैं इलियास मलिक साहब हैं। इलियास मलिक साहब से मेरा ताल्लुक़ कोई 17 साल पुराना है, यानी जब से मैं दिल्ली में आया हूँ तभी से मैं इन्हें जानता हूँ। लगातार आपसे रब्ता रहा। ख़ास तौर से ईच वन टीच वन एक नारा आपने सुना होगा सोशल मीडिया पर और कई जगहों पर आपने देखा होगा। ये नारा आपने दिया कि वो लोग जो बाहैसियत लोग हैं, जिनके 2-3 बच्चे हैं, उन्हें अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो अपने मोहल्ले के, अपने पड़ोसी के, अपने रिश्तेदारों के किसी एक बच्चे को अडॉप्ट कर लें, उसे तालीम से जोड़ दें। तो मैं आज इनसे इनका मेन फेवरेट मौजू है तालीम, जिसको लेकर के सुबह शाम कंसर्न रहते हैं, उस पर बात करूंगा। और साथ ही आप इस्लामिक सेंटर के मेंबर हैं। अभी इस्लामिक सेंटर का चुनाव हुआ है IICC का, उसमें सलमान खुर्शीद साहब जीत करके आए हैं। उस पर भी हम बात करेंगे कि इस तरह से आगे आप लोग बढ़ा रहे हैं इस्लामिक सेंटर को, और हिंदुस्तानी मुसलमानों को इस वक्त किस तरह से अपना रोल प्ले करना चाहिए एज शहरी, अपना डेवलपमेंट, देश का डेवलपमेंट में ख़ास तौर से, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं इस्लामिक सेंटर से। अभी ताज़ा मामला है, इस्लामिक सेंटर में 20 साल के बाद एक तब्दीली आई है। कई पैनल लड़ रहे थे और कई पैनलों का नारा था चेंज के लिए, और चेंज लाने में सलमान साहब कामयाब हुए। और सलमान साहब पर बड़ी जिम्मेदारी है कि अब 20 साल के बाद बड़ी तवक्कुआत उनसे वाबस्ता हो गई हैं कि वहाँ चेंज आया है। तो आप एज ए मेंबर, सीनियर मेंबर हैं, आप क्या देख पाते हैं सलमान साहब और उनकी टीम आने वाले दिनों में से क्या करना चाहिए, किस तरह से इस्लामिक सेंटर को आगे बढ़ाएं? ये जो इलेक्शन अभी हुआ है इस्लामिक सेंटर का, यकीनन ये इलेक्शन बहुत अहम था, इसलिए कि इस बार पिछले इलेक्शंस के मुकाबले में कुछ चीज़ें जो हुई हैं जो पहले नहीं। अच्छा। उसमें एक चीज़ ये है कि पहले जब इलेक्शन होता था तो 2 पैनल हुआ करते थे जी, और उन 2 पैनल में के अलावा कुछ लोग इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते थे, वो इलेक्शन में हिस्सा लेते थे और जीते भी हैं। वो उनमें से कुछ लोग जीते भी हैं, लेकिन मजमूई तौर पर पैनल कामयाब होता था जी। इस बार इलेक्शन में 5 पैनल थे जी। तो एक तो ये नई तब्दीली आई कि इस बार पैनल ज़्यादा हुए और सदर के उम्मीदवार पहले 2 हुआ करते थे, इस बार 7 थे। तो यकीनन ये बात इस तरफ इशारा करती है कि इस्लामिक सेंटर की अहमियत तो है, बिल्कुल, कोई तो बात है जो इतने लोग एक साथ निकल के आए। अब अगर वो एक अहम इदारा है तो यकीनन लोगों की तवक्कुआत भी उससे ज़्यादा है। बेशक। और जो सदर चुन के आए हैं जनाब सलमान खुर्शीद साहब, उनसे तवक्कुआत ज़्यादा होना एक फितरी बात है। ठीक है। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा, जहाँ तक मैं सलमान खुर्शीद साहब को काफ़ी अरसे से जानता हूँ, वो एक विजनरी पर्सन है। और पहले मैं कहता था, अब और बहुत से लोग कह रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो जितने मार्जिन से जीते हैं, यकीनन लोग ये चाहते थे और चाहते हैं कि वो कुछ काम करें, तभी जिम्मेदारी दी गई। इलेक्शन से पहले मैं लोगों से ये कहता था कि भाई बहैसियत वोटर हम लोगों का इम्तिहान है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसे सदर और ऐसे पैनल को चुन के लाएं या ऐसे लोगों को चुन के लाएं जो इस इदारे के लिए, इस्लामिक सेंटर के लिए काम कर सकें। और उसमें मुझे इस बात की खुशी है। मैं वोटर्स को भी मुबारकबाद देता हूं, और जो पैनल चुन के आया है या जो लोग पैनल के अलावा भी दूसरे पैनल से चुन के आए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे पैनल से भी चुन के आए हैं, उन सबको भी मुबारकबाद देता हूं। और साथ ही ये भी कहना चाहता हूं कि ये तवक्कुआत भी हैं अब लोगों को, क्योंकि लोगों ने वोट दिया है। तो पहले जिम्मेदारी वोटर्स की थी कि वो अच्छे लोगों को चुने, अब जो लोग चुन के आए उनकी जिम्मेदारी है कि वो अच्छे काम करें। बहुत अहम बात, बहुत अहम बात।
लेकिन मुझे क्या काम होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, काम, सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि सेंटर जिस मकसद के लिए कायम हुआ उसके अगराज व मकासद जो थे वो पूरे हों। ठीक है। उसके अलावा जहाँ तक ताल्लुक़ सलमान खुर्शीद साहब का या उसके वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद फुरकान साहब हैं या उसमें बीओटी और एग्जीक्यूटिव के जो लोग भी चुन के आए हैं, वो पूरी टीम है, उनमें जो ख़ास बात है वो ये है, सलमान खुर्शीद साहब ने एक 15 पॉइंट दिए थे। अच्छा। कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिन पे वो काम करेंगे। 15 रंग का एजेंडा। हाँ। तो और उन्होंने जीतने के बाद जो तकरीर की मैं वहाँ मौजूद था, अच्छा, उसमें भी उन्होंने उन चीज़ों का अहाता किया है। ठीक। तो मैं ये समझता हूँ और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि वो काम करेंगे। अच्छा। क्योंकि वो काम करने वाले आदमी हैं। देखिए, वो डीपीएस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं जी। और जिस ज़माने में वो डीपीएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डीपीएस को बहुत कुछ दिया, बहुत सारी शाखें खुली, बहुत सारे वहाँ पर वो हुए। आज देखिए ना, डीपीएस तो ठीक है, पहले से भी डीपीएस था, लेकिन उसमें 4 चांद लगाए जी। तो सलमान खुर्शीद साहब, अच्छा, जहाँ तक ये बात होती है कि मिलने की, अक्सर लोग ये शिकायत हाँ, करते उनके हैं, बारे में ये कहा जाता है कि बड़े वीआईपी हाँ, हैं, उनसे नहीं, मिलना मुश्किल होगा। मैं आपको ये बताऊं कि मेरे जितने भी मुलाकातें मेरी हुई, जब वो मिनिस्टर थे तब भी, और उससे पहले से भी, और उसके बाद भी, मुझे आज तक कभी उनसे वक्त लेके मिलने की ज़रूरत पेश नहीं है। मैं जाता हूं, अगर वो अवेलेबल होते हैं तो मिलते हैं, नहीं है तो बात बिल्कुल अलग है, जाहिर है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो बहुत सारी बातें, और अभी इलेक्शन के दौरान मुझसे खुद लोगों ने कहा कि साहब वो तो हर एक से मिले, और बहुत छोटी छोटी जगहों पर भी जाके उन्होंने मुलाकात की लोगों से, और फ़ोन करके लोगों से रब्ता किया। तो अच्छा, उसके अलावा उनके नायब सदर फुरकान साहब हैं, उसमें बीओटी में बहुत से लोग हैं जो नौजवान हैं, बिल्कुल, अबू ज़र है, और भी लोग हैं जो सफदर खान साहब के बेटे अबू ज़र हैं, ख्वाजा शाहिद साहब जीत के गए हैं, जामिया के कुछ वो है, एक प्रोफेसर डॉक्टर शमामा वो है, कमर अहमद साहब हैं जो बहुत पुराने हैं। उसमें हर चीज़ के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। अच्छा, ये तो आपको वक्त देना पड़ेगा कि काम करें। लेकिन ये बात जो कही सलमान साहब ने कि मैं 3 साल वक्त रखूंगा इसका, जो 5 तो बार बार को कहा उन्होंने, ठीक है, वो जनरल बॉडी तय करेगी। लेकिन मैंने जो 2-1 चीज़ें देखी जो वो कहते रहे, कि पहली बात तो ये मुझे बहुत उनकी पसंद आई कि वो हमेशा अपनी टीम से ये कहते थे कि देखो भाई, किसी की बुराई मत करो, तुम्हें क्या काम करना है वो बताओ। दूसरी बात जो थी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि साहब, काम तो आज जीते हैं, कल से करना है, काम के लिए हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अक्सर लोग कहते थे ना कि भाई 3 साल है, 3 साल में कैसे काम करेंगे, 5 साल का काम। तो उन्होंने कहा साहब, जो 3 साल में नहीं कर सकता वो 5 साल में भी नहीं कर सकता। हाँ, तो ये प्रैक्टिकल, तो क्योंकि वो प्रैक्टिकल आदमी है, जाहिर सी बात है, तो मुझे उम्मीद ये है कि वो काम होगा इंशाल्लाह, और अच्छा काम होगा, और जो उनके प्रोग्राम हैं वो खुद बता चुके हैं। हाँ, नहीं, ठीक है, उनका एजेंडा तो है सामने। फिर उसके अलावा एक बात ये है कि सजेशंस का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। देखिए, जहाँ मैंने देखा कि सोशल मीडिया पेज बहुत एक्टिव हो गया है उनका, फेसबुक पेज को मैं देख रहा था जी, काफ़ी एक्टिव कर रखा है उन्होंने, सजेशंस उसमें भी मांगे हैं जी। जहाँ जमहूरियत होती है, जहाँ डेमोक्रेसी होती है, वहाँ सजेशंस का दरवाज़ा खुला रहता है, वहाँ जमहूर की राय का दरवाज़ा खुला होता है। और उनका यही कहना है कि भाई, जो अगर कोई सजेशन आता है तो मुझे ये उम्मीद है कि वो उसको वेलकम करेंगे, और ये देखेंगे कि कैसे, और वो खुद जिन चीज़ों को कह चुके हैं
हम आप कुछ भी कहें, हमें आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो सारी चीज़ें वो खुद ही कह चुके हैं अपनी सारी मीटिंग में, उन्होंने ऐलान किया है। हमें आपको तो असल में तवक्को करनी है, और अगर उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो मेंबर हैं वो आए, कौन क्या कर सकता है, तो सही बात यह है कि मेंबर्स को भी बहैसियत मेंबर, भाई हर आदमी तो इलेक्शन नहीं लड़ता ना, जाहिर सी बात है। लेकिन जो मेंबर है उसकी भी तो जिम्मेदारी है। तो बहैसियत मेंबर जो लोग भी उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं उन्हें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, उन्हें जाके मिलना चाहिए, उन्हें अपनी बातें रखनी चाहिए, उन्हें अपनी अगर कुछ सर्विसेज है तो ऑफर करनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले इंशाल्लाह दिन उनको मिलेंगे, बेहतरी क्यों, और आप लोग उस साथ में हैं तो मेरा ख्याल है कि आप बेहतर अंदाज में तो हम लोग काम करेंगे, आप लोग सजेशन अच्छे देंगे। मुझे बताइए कि आप चूँकि तालीम को लेकर के आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी, एक नारा दिया ईच वन टीच वन का, बड़ा मकबूल हुआ, मेरा ख्याल है कि उससे बहुत सारे लोगों को उसको अडॉप्ट भी किया होगा। ये जो हिंदुस्तानी मुसलमानों को एक बड़ा चैलेंज है, और इस पूरे 10-12 साल के अंदर जो जिन हालात से, सियासी हालात से गुजरा है, अभी क्या देखते हैं, जो आप जिस बात को लेकर के कंसर्न रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, तो वो जो तालीम का आपका अपना एक्सपीरियंस रहा है, पिछले 10 साल में आपने क्या देखा है और क्या आने वाले दिनों में देख पा रहे हैं? देखिए, जब हम जो बात आप कह रहे हैं वो सारे मसाइल का हल तालीम में ही पिन्हा है। ठीक। ये बात आप समझिए कि एक शख्स अगर आप इनफरादी तौर पर बात करें तब भी, बहैसियत कौम मजमूई तौर पर बात करें तब भी, 4 चीज़ें होती हैं: समाजी, तालीमी, इक़्तिसादी और सियासी। ठीक है। एक शख्स, एक बच्चा अगर तालीम हासिल कर लेता है और वो तालीम हासिल करके किसी पोजीशन पे आता है तो उसका तालीमी मसला हल हो गया, और समाज में भी उसका मकाम बढ़ जाता है। बिल्कुल। इक़्तिसादी मसला भी उसका हल हो जाता है, इसलिए कि जब वो बाहैसियत होगा तो उसके इक़्तिसादी और उसकी इकोनॉमिकल कोई मसला नहीं रहे। अब रहा पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में ये बात आप समझिए कि हर आदमी इलेक्शन नहीं लड़ रहा। ठीक है। सियासी तौर पर बेदारी कितनी है, उसमें सियासी बसीरत कितनी है, ये वो यकीनन तालीम से आती। मैं जो बात कहता हूँ तालीम पर और जो जोर देता हूँ वो इसलिए कि जिस वक्त एक शख्स तालीम याफ्ता होता है तो वो ये चारों चीज़ें अपने साथ अपनी मुट्ठी में ले लेता है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर आपसे कहूँगा कि वो तालीम जो इस लेवल पर लेकर आदमी को खड़ा करे कि उसके अंदर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी आए, उसके लिए भी इकोनॉमी की तो ज़रूरत होती है, नहीं पैसे की ज़रूरत होती कि ऐसी मेयारी तालीम हासिल करे, और मेयारी तालीम के लिए पैसे दरकार होते हैं। और मुसलमानों के ताल्लुक़ से जो बात बार बार कही जाती है वो ये है कि ये इकोनॉमिक्स में बहुत पीछे हुए हैं, जिसकी वजह से ये तालीम हासिल नहीं कर पाते या वो खर्च नहीं कर पाते तालीम पे। तो आपने ओवर द पीरियड काम किया है, तो क्या ऐसा है कि फाइनेंशियल कमज़ोरी की वजह से मुसलमान बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, या अवेयरनेस नहीं है उसको ये समझ नहीं है कि पढ़ने के बाद वो कामयाब हो जाएंगे, क्या है? देखिए, ये जो जब कोई ऐसी चीज़ होती है जिसका आपने तज़किरा किया तो उसकी कोई एक वजह नहीं हुआ कर। ठीक है। ये बात सही है कि तालीम बहुत महंगी हो गई, और 2 चीज़ें, तालीम और हेल्थ, जो सर्विस थी वो अब कारोबार हो गई, तो इसलिए महंगी हो गई। लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट के स्कूल भी मौजूद है और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स भी मौजूद है। जहाँ तक आपने बेदारी की बात की, मैं ये मानता हूँ कि अभी तालीमी बेदारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बेदारी की कमी भी है, और इक़्तिसादी यानी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी, दोनों चीज़। ये जो मैंने नारा दिया था ईच वन टीच वन, इसका मकसद यही था
अच्छा। मेरा ये कहना था और आज भी मैं यही कहता हूँ कि भाई अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो वो उनको तालीम दिलाता है और वो बाहैसियत है कि उनको अच्छी तालीम दिलाए। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके 3 बच्चे होते तो क्या आप एक को तालीम ना दिलाते? यकीनन आप उसको भी तालीम दिलाते। तो अगर आपके 2 बच्चे हैं और आप ये मान लें कि भाई मेरे 2 नहीं 3 बच्चे हैं और एक बच्चे को आप अडॉप्ट कर लें, किसी का बच्चा हो, अपने भाई बहन रिश्तेदार अजीज वकारिब जानने मिलने वाले बहुत ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, फीस ज़्यादा है, उनके अखराजात ज़्यादा हैं, उनकी आमदनी कम है। ऐसे किसी भी शख्स के एक बच्चे को आप अगर अपने बच्चे के साथ पढ़ा देंगे तो एक वक्त में जो लाखा लोग ऐसे हैं जो इस हैसियत में हैं कि वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि अक्सरियत गरीब है मुसलमान, लेकिन जो पैसे वाले हैं वो पैसे वाले भी हैं, बिल्कुल है। और उसका मुजाहरा अगर आपको देखना है तो शादियों में देख लीजिए, बिल्कुल सही, किस तरह पैसे खर्च हो रहे हैं। और शादियों का अभी जो इस्लामिक सेंटर में जो खर्च हुआ है, दावतें बड़ी बड़ी हुई हैं, बड़े बड़े वो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पैसा खर्च करना चाह रहे हैं लोग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो जिन लोगों के पास पैसे हैं मैं उन्हीं से कह रहा हूँ कि जिनके पास पैसे नहीं है उनके एक बच्चों को आप कम से कम, अगर आप की हैसियत ज़्यादा पढ़ाने की है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह वो जो आपने इशारा किया अभी कि ये मसला है कि भाई इक्तिसादी मुश्किलात हैं लोगों में, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, तो उनके बच्चे भी पढ़ लेंगे। और ये आप समझ लीजिए कि जब एक बच्चा तालीम हासिल कर लेता है तो एक ख़ानदान पूरा बन जाता है, और वो बच्चा फिर जब उसको स्पॉन्सर किया जाएगा तो यकीनन उसके अंदर ये जज्बा पैदा होगा कि भाई किसी ने मुझे पढ़ाया है तो मैं भी किसी बच्चे को पढ़ाऊंगा। तो इस तरह ये चेन चलेगी। और मुस्तकिल आप कम्युनिटी को लेकर कंसर्न रहे हैं, मुझे ये बताएं अपने एक्सपीरियंस से, कम्युनिटी की ऐसी 2-3 चीज़ें जो बड़ी खूबसूरत हैं और 2-3 ऐसी चीज़ें जिससे उसे बचना चाहिए, उसे अलग कर दें। देखिए, 2 अप्रोच होती है किसी चीज़ की, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अगर आप उसी चीज़ को पॉजिटिव नज़रिए से देखते हैं तो आपको कुछ और नज़र आता है, और जब आप उसमें निगेटिविटी देखने लगते हैं तो वो चीज़ कुछ और नज़र आती है। ठीक है। अगर आप पॉजिटिव एंगल से देखेंगे तो आप पहले के मुकाबले में बेहतरी पाएंगे, लेकिन अगर आप उसके निगेटिव पॉइंट को देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि नहीं साहब, हम तो सबसे पीछे चले गए, कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो पहली बात यह है कि इस वक्त ज़रूरत हर शोबे में, हर फील्ड में बेदारी। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों में अवेयरनेस की कमी, और अवेयरनेस की कमी की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा सकते। देखिए, ये समझिए कि ये दौर जो है ये 21वीं सदी, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सदी। ठीक, इसमें जिसने इसमें महारत हासिल की वो आगे गया। तालीम के साथ एक चीज़ और होती है, उसका नाम है तरबियत। अगर बच्चों की सही तरबियत होगी तो जिस कौम की भी और जिस मुल्क में बच्चों की सही तरबियत होगी वो मुल्क भी आगे जाएगा, वो कौम भी आगे जाएगा। बहुत अहम बात कही आपने। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बार लाल किले के प्राचीर से ऐलान किया, बल्कि मैंने वहाँ से देखा जब मैं उसे सुन रहा था कि 2047 में विकसित भारत का एक सपना उन्होंने देशवासियों को दिया है, और उसका वो बात कर रहे हैं। 2047 में देश जब 100 साल पूरे कर रहा होगा तो हमारे वज़ीर आज़म विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, नहीं विकसित कर चुके होंगे हम लोग। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो क्या सपना देख रहा है?
कि उस विकसित भारत में उसकी क्या हिस्सेदारी होगी, उसका क्या रोल होगा, वो अपना रोल कैसे तय करेगा, क्या देख रहे हैं? देखिए, इसमें मैं एक बात फिर वहीं आपको लाऊंगा इस्लामिक सेंटर। ठीक है। इस्लामिक सेंटर एक ऐसी जगह है और वो एक ऐसा मरकज़ है कि हकीकत ये है कि वहाँ से ये चीज़ एड्रेस सारी की जा सकती है। ठीक। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हर चीज़ पर वहाँ डिस्कशन भी हो सकता है, हर चीज़ पर वहाँ बातें भी हो सकती हैं, सारे मसाइल के हल के लिए और इसमें बहुत सारी चीज़ों को सलमान खुर्शीद साहब ने कहा है अपनी तरफ। ठीक है। तो हम अब ये तवक्को कर रहे हैं कि ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं ये यहाँ या वहाँ ना डिस्कस हो, बल्कि ये वहाँ डिस्कस हो इस्लामिक सेंटर में बैठ करके, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में बैठ करके वो लोग डिस्कस करें और खुतूत तय करें। देखिए, नौजवान जो होता है वो तो नौजवान होता है, लेकिन जो लोग अपनी ज़िंदगी गुजार चुके होते हैं उनके पास तालीम भी होती है और तजर्बा भी होता है। वो जो जिस लाइन पे गाइड करते हैं नौजवान उस पे चलता है। बिल्कुल। अगर इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मुल्क और मिल्लत के मसाइल पर गुफ्तगू हो के कोई प्रोग्राम पेश किया जाता है तो यकीनन उससे सबको फ़ायदा हो। तो आप ये समझते हैं कि ये वाला जो डिस्कशन है, को मैं ये मेरी उम्मीद भी है और ख्वाहिश भी है, दोनों बातें। देखिए, कोशिश भी आप करेंगे, ख्वाहिश भी ये करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ ये सारी चीज़ें अब वहाँ डिस्कस हों और वहाँ डिस्कस होंगी, वहाँ डिस्कस होनी चाहिए, ताकि वहाँ से ये मैसेज जाए कि भाई क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, किस चीज़ में बेहतरी है, क्या मसाइल हैं। और जो सलमान खुर्शीद साहब का विज़न है, जो मैंने अभी तक उनको देखा है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वहाँ से बेहतरी होगी। और वो जो देखिए, तवक्कुआत के बारे में तो किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता कि भाई किसकी क्या तवक्को है। हो सकता है मेरी तवक्को इतनी ज़्यादा हो कि उस पर आदमी पूरा ना उतरे। ये तवक्कुआत पे या ख्वाहिशात पे तो मामला नहीं चलते, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर हकीकी तौर पर एक पैमाना जो उन्होंने अपने 15 पॉइंट दिए हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो रही हैं अपने आप। अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। और ये जो चीज़ें हैं, मैं हकीकत ये है कि ये चीज़ें अगर वो उन पॉइंट्स पे काम होगा तो बहुत सारी चीज़ें फिर आपको डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे इलियास मलिक साहब जो बता रहे थे कि इस्लामिक सेंटर एक बहुत ही कलीदी रोल अदा कर सकता है। और इस वक्त जो सलमान खुर्शीद साहब को टीम मिली है, सलमान खुर्शीद साहब का एक बड़ा लंबा तजर्बा है, सरकार में रहने का, बड़े बड़े ओहदे उन्होंने संभाले हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाली हैं। तो उम्मीद की जाती है कि सलमान खुर्शीद साहब इस्लामिक सेंटर में आए हैं और वो कुछ ऐसा करेंगे कि हिंदुस्तानी मुसलमानों का जो मुस्तकबिल हो वो रोशन हो और हिंदुस्तानी मुसलमान एक रोल मॉडल बन करके दुनिया के मुसलमानों के सामने उभरें, ताकि मिसाल दी जाए कि हिंदुस्तानी मुसलमान अपने पैरों पर खड़े होना जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।